हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 32। पार्ट रहेगा हमारा 2। 33 हमारी क्लास है, पार्ट हमारा 2 है। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है अधिगम के सिद्धांत। यूनिट जो 1 है हम इसको पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ा रही हूँ मैं। तो इसमें हमारा आज टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत। तो यूनिट 2 का ये पार्ट 2 है हमारा, ठीक है। और इस वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि जितने भी अधिगम के सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांत को क्लियर कर दें, ठीक है। और ये जो क्लास है ये आपके सभी शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये आपका जो है रीट एग्ज़ाम है, रीट एग्ज़ाम के लिए क्लास ली जा रही है आपकी, लेकिन ये टॉपिक जो है वो ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। कल हमने जो पार्ट 1 में किया था वो अधिगम की विधियाँ, इनको पढ़ा था। आज जो हमारी हेडिंग रहेगी वो होगी अधिगम के सिद्धांत, ठीक है। तो अधिगम के सिद्धांत में हमारा जो फर्स्ट सिद्धांत आता है वो आता है थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। ओके, ये जो थॉर्नडाइक है उनका कौन सा सिद्धांत था? प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत था, ठीक। इसमें आते हैं हमारे थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम भी हैं हमारे, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है तत्परता का नियम, सेकंड अभ्यास का नियम और थर्ड प्रभाव का नियम। उसके बाद इसमें आता है हमारे थॉर्नडाइक के अधिगम के गौण के नियम। तो गौण के भी इसके 5 नियम हैं। फर्स्ट है मनोवृत्ति का नियम, सेकंड आता है इसमें आपका सादृश्यता का नियम, थर्ड आंशिक का नियम, फोर्थ बहु अनिक्रिया का नियम और 5 साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। तो सबसे पहले तो हम थॉर्नडाइक का जो प्रयास त्रुटि का नियम है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत। ओके, तो जो थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत है ये इसके है ना बहुत सारे नाम हैं, तो आपको ये नाम याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपका किसी भी तरीके से आ सकता है घुमा फिरा के। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दे देंगे संयोजनवादी सिद्धांत जो है वो किसने दिया? थॉर्नडाइक ने, स्कीनर ने, वाइगोत्स्की ने, कोहलर ने, किसने? तो किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। तो आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए। नाम पता होंगे तो 1 नंबर आपका चुटकी में आपके पास आ जाएगा। ओके, तो इसके जो नाम हैं वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट नाम जो आता है प्रयास त्रुटि का सिद्धांत, सेकंड प्रयत्न व भूल का सिद्धांत, थर्ड संयोजनवादी का सिद्धांत, 4 उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, 5 सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, 6 एसआर बॉन्ड, ये इंपॉर्टेंट है, एसआर बॉन्ड के नाम से आ जाता है, 7 संबंधवाद का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक के ये सिद्धांत है। सिद्धांत, इन सारे सिद्धांत में एक ही बात कही गई है लेकिन इसके नाम बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आपका आता है इसका प्रयोग। थॉर्नडाइक का जो आता है वो क्या आता है? प्रयोग आता है। तो जो थॉर्नडाइक का प्रयोग है वो इन्होंने किस पे किया था? तो इन्होंने किया था बिल्ली, चूहे और मुर्गी पर। थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो बिल्ली, चूहे और मुर्गी पर किया था। तो हम इसमें जो बात करेंगे क्लास में वो करेंगे बिल्ली के ऊपर, ठीक है, कि बिल्ली पर इन्होंने क्या प्रयोग किया था। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये पता होना चाहिए कि नोट करके लिखना कि जो बिल्ली के लिए जो मछली है वो क्या है? एक उद्दीपक है, ठीक है। बिल्ली के लिए जो मछली है वो क्या है? एक उद्दीपक है। ओके, इसके जो सोपान होते हैं वो कितने होते हैं? 7। कितने सोपान होते हैं? 7। फर्स्ट आता है आपका चालक। तो जो चालक है, जो ड्राइव करता है, सीखने के लिए जो ज़रूरी होता है वो है भूख। सेकंड है लक्ष्य, मछली का खाना। थर्ड है अवरोध, जो है पिंजरा। 6 है अनियंत्रित क्रियाएं। फिर है संयोगवश सफलता। फिर है सही अनुक्रिया का चयन और फिर आता है सुदृढ़ीकरण, मतलब मजबूती। तो ये क्या है? इसके सोपान हैं, ठीक है। अब हम इसके प्रयोग के बारे में बात करते हैं कि थॉर्नडाइक ने किस तरीके से बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो थॉर्नडाइक का जो प्रयोग था उसमें क्या था कि थॉर्नडाइक ने एक समस्या बॉक्स नामक पिंजरे में एक भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। किसमें बंद किया? समस्या बॉक्स में। ओके, देखो ये इस तरीके से एक बिल्ली को क्या है? एक पिंजरे में बंद कर दिया और इस बॉक्स का नाम क्या था? समस्या। ये बॉक्स है जिसके अंदर एक बिल्ली को क्या करा? बंद कर दिया। ओके, उसके बाद आता है इसमें कि
पिंजरे के बाहर मछली मांस की तस्करी रख दी। ठीक है, पिंजरे के बाहर क्या रख दी, ये रही मांस की क्या रख दी, एक तस्करी, एक मांस की क्या रख दी, तस्करी रख दी, ये रख दी। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है कि जिसकी सुगंध बिल्ली को अनुभव हो रही थी, मतलब इसकी जो खुशबू है, जो मांस की खुशबू है, वो किसको अनुभव हो रही थी, बिल्ली को। तो बिल्ली पिंजरे से बाहर आने के लिए तारों पर पंजा मारना और उन्हें काटना, पिंजरे की सतह को दबाना और उछलना आदि क्रिया करती है। कि बिल्ली क्या करती है, जैसे उसको मांस जो है इसकी खुशबू आती है, इसकी खुशबू आती है, तो वो इसमें क्या करती है, पिंजरे के अंदर, बॉक्स के अंदर, इसमें जो यहाँ पे पिंजरे में बार बार पैर मारना, इधर उधर उछल कूद करना, ये सारी क्या करती है, क्रियाएं करती है। तब ये क्रिया करती है तो उस समय ये क्रिया निर्लक्ष्य थी। बाद में इन्हीं क्रिया को करते करते अचानक सिटकनी पर उसका पैर पड़ गया और पिंजरे का गेट खुल गया। आप यहाँ देखोगे पिक्चर में कि ये चिटकनी पे इसका पैर पड़ गया और जो ये गेट है, ये गेट क्या है आपका, खुल गया, दरवाज़ा जो है खुल गया। तो इससे क्या हुआ, इससे बिल्ली बाहर आ गई और भोजन प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से बिल्ली को सिटकनी खोलकर बाहर आने के लिए 100 प्रयत्नों से गुजरना पड़ा। ठीक है, तो अभ्यास के दौरान जो भूली गई या उनका पूर्ण हिसाब रखा गया। अब जैसे ही बिल्ली को बंद करते वह सिटकनी खोलकर तुरंत बाहर आ जाती, जैसे कोई मानव आ जाता है। तो ये प्रयोग था जो थॉर्नडाइक ने किया था एक भूखी बिल्ली पर। ओके, अब इसमें नोट करके लिखना कि इसके अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलती कर सकता है, किंतु बार बार प्रयास से वह सीखने में सफल हो जाता है। तो इसमें यही कहा गया है, ये जो सिद्धांत है, इसमें जो प्रयोग किया था, इसके माध्यम से यही बताया गया कि हम जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे तो हम सफल हो जाएंगे। जैसे एक बिल्ली भी क्या हो जाती है, जिस तरीके से बिल्ली जो है वो मांस को प्राप्त कर लेती है बार बार कोशिश करके, तो इसी तरीके से व्यक्ति भी गलती कर सकता है सीखने की प्रक्रिया में, लेकिन बार बार प्रयास से वह सीखने में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। ठीक है, और यह सिद्धांत बताता है कि यदि बालक में विभिन्न कौशलों को सीखते हैं तो बार बार प्रयास से वे सफल ज़रूर होंगे। क्लियर। आगे इसमें आता है कि जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, इसकी उपयोगिता क्या है। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत की उपयोगिता है, फर्स्ट आती है शुद्ध उच्चारण। बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है कि शुद्ध जो उच्चारण है, कि बालक जो छोटा होता है तब वो कोई भी चीज़ सीखता है बोलना या कोई भी रीडिंग करता है चैप्टर की, तो वो इजीली आसानी से एकदम से नहीं कर पाता, लेकिन वो धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस करेगा तो वो क्या है, वो एक दिन उस चीज़ में सफल हो जाएगा। तो शुद्ध उच्चारण जो है बालक इस सिद्धांत से ही सीखता है। सेकंड पॉइंट आता है सकारात्मक परिणाम देने वाली प्रतिक्रिया को दोहराने की संभावना ज़्यादा रहती है। आपने देखा होगा कि आपने कोई भी चीज़ करी, अगर उसका नेगेटिव रिजल्ट आया तो हम उस चीज़ को दोबारा थोड़ी ना करेंगे, नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, सकारात्मक अगर परिणाम निकल के आ रहा है, तो उस प्रक्रिया को हम दोहराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा बार। ठीक है, तो ये इसकी उपयोगिता है। यहाँ आपका थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है ख़त्म होता है। अब इसके हम नियम पढ़ेंगे कि इसके नियम कौन कौन से हैं। थॉर्नडाइक, अभी एक बार थॉर्नडाइक के बारे में आपको थोड़ा सा और पढ़ना है कि इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, एक दो पॉइंट और हैं इसके इम्पोर्टेंट, उनको और नोट करके लिख लेना क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हैं। कि जो थॉर्नडाइक है, जो इनका जन्म हुआ था, ये नोट करके लिखना कि इनका जन्म 31 अगस्त को हुआ था 1874 में। ठीक है, और जो थॉर्नडाइक हैं ये कहाँ के थे, ये थे अमेरिकी थे, मतलब अमेरिका के थे। और ये किस चीज़ के वैज्ञानिक थे, ये पशु मनोवैज्ञानिक थे, पशु मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी थे। ये पशु मनोवैज्ञानिक तो थे ही, और ये साथ ही क्या थे,
प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में कि सबसे पहले या प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो कौन थे? थॉर्नडाइक थे। इन्होंने मनोविज्ञान में अधिगम के सबसे पहले नियम दिए थे। सबसे पहले जो क्वेश्चन आ सकता है कि अधिगम का सबसे पहले नियम किसने दिया था, तो वो दिया था आपका थॉर्नडाइक ने। ठीक है, तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के सबसे पहले नियम दिए थे। ठीक है, और इनकी जो है इनकी पुस्तक है, इनकी थॉर्नडाइक की पुस्तक है, थॉर्नडाइक की पुस्तक है जिसके नाम है एनिमल इंटेलिजेंसी, एनिमल इंटेलिजेंस, और है एक शिक्षा मनोविज्ञान, ठीक है, जिसको एजुकेशन साइकोलॉजी भी हम कहते हैं। और जो थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक जो शिक्षा मनोविज्ञान है, इसमें सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, तो जो थॉर्नडाइक है उनकी पुस्तक जो है, उनकी पुस्तक 2 हैं, एक तो एनिमल इंटेलिजेंसी और एक शिक्षा मनोविज्ञान। ओके, और जो शिक्षा मनोविज्ञान वाली जो पुस्तक है इनकी, शिक्षा मनोविज्ञान वाली जो पुस्तक है, उसमें इन्होंने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसके? सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, जिसका नाम क्या था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग। जिसको किसके नाम से जाना जाता है? थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। तो ये भी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, तो इनको भी नोट करके लिख लेना। ओके, तो ये हमारा थॉर्नडाइक जो है हमारा क्लियर हो गया कि थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। अब आते हैं इसके मुख्य नियम के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट नियम है तत्परता का नियम। ठीक है, फर्स्ट नियम कौन सा है हमारा? तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, तो तत्परता का नियम इसमें क्या है कि किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति तत्पर रहता है। तत्परता का नियम क्या है थॉर्नडाइक का? कि कोई भी काम है उसको करने के लिए व्यक्ति क्या रहता है? तत्पर रहता है। अगर वो तत्पर है तो आसानी से कर पाएगा कोई भी काम जो होगा उसका। ठीक है, अगर वो तत्पर नहीं है तो वो कोई भी काम को आसानी से नहीं कर पाएगा या तत्काल उसको नहीं करके देगा। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे ये है कि घोड़े को पानी के तालाब तक ले जाया जाए। ठीक है, लेकिन पानी पीने के लिए वो क्या है, उसको हम बाध्य नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर नहीं है। मीन्स अगर कोई घोड़ा है उसको हम पानी पिला रहे हैं, उसको प्यास लगी है तो वो पी लेगा। क्यों? क्योंकि वो तत्पर है। लेकिन अगर उसको प्यास नहीं लगी और तुम उसके सामने कितना भी पानी रख लो और उसको बोलो भाई पानी पीना है, लेकिन वो नहीं पिएगा। क्यों? क्योंकि वो उसको पीने के लिए तत्पर नहीं है। तो यही आपका तत्परता का नियम कहलाता है। सेकंड आता है आपका अभ्यास का नियम। इसमें क्या है कि अभ्यास करने से क्या होता है, जो उद्दीपन होता है, अभ्यास करने से क्या होता है, जो उद्दीपन को हम बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है, कि अभ्यास करने से जो उद्दीपन होता है स्टिमुलस होता है, और जो अनुक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स, इनका जो संबंध है वो मजबूत होता है अगर हम अभ्यास कर रहे हैं। तो अभ्यास रोक देने से यह संबंध क्या हो जाता है, जो बॉन्ड है इनका वो क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है और उसका विस्मरण हो जाता है। ठीक है, तो अभ्यास के नियम में यही है कि स्टिमुलस जो उद्दीपन है और अनुक्रिया ये मजबूत होती हैं। अगर हम अभ्यास रोक देंगे तो ये हमारा जो संबंध है वो कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आता है हमारा प्रभाव का नियम। उसके बाद आता है हमारा प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम क्या है? इस नियम को क्या है, संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है संतोष
और असंतोष। ठीक है, संतोष क्वेश्चन आ जाएगा, संतोष और असंतोष का नियम कौन सा नियम होता है? तो आपका जो प्रभाव का नियम है वो संतोष और असंतोष का नियम होता है। जिस कार्य को करने से प्राणी को क्या मिलता है? पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है या हितकर परिणाम उसको प्राप्त होते हैं, और जिसमें उसको सुख मिलता है, संतोष प्राप्त होता है, उसी को व्यक्ति क्या करता है? दोहराता है। ये कहलाता है आपका प्रभाव का नियम। ओके, उसके बाद आते हैं आपके थॉर्नडाइक के, ये तो थे मुख्य नियम 3। अब हम बात करेंगे गौण के नियम के बारे में कि इसके जो गौण के नियम हैं, तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा मनोवृत्ति का नियम। तो फर्स्ट कौन सा है हमारा? मनोवृत्ति का नियम। इसमें क्या होता है कि यदि व्यक्ति मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार है तो नई क्रिया को आसानी से सीख लेता है इजीली। कि अगर वो मेंटली जो है सीखने के लिए बिल्कुल रेडी है तो वो नई कोई भी क्रिया होगी उसको आसानी से सीख लेता है। इस नियम को अभिवृत्ति का नियम, मानसिक स्थिति का नियम भी कहते हैं। ठीक है, मनोवृत्ति का जो नियम है इसको हम क्या कहते हैं? मानसिक स्थिति का नियम भी कहते हैं, इसको अभिवृत्ति का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और यह नियम हमारी मनोवृत्ति को भी प्रभावित करता है, जैसे कि थकावट, आकांक्षा। इसमें एग्जाम्पल आ सकते हैं हमारे, इसमें एग्जाम्पल है मनोवृत्ति के नियम में हमारा आते हैं थकावट, हमारी आती है आकांक्षाएं, हमारी आती है निंद्रा, हमारी आती है भावना। ठीक है, ये सारी चीज़ किस में आती है? मनोवृत्ति के नियम, मतलब मानसिक स्थिति का जो नियम है इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड आता है हमारा सादृश्यता का नियम। ठीक है, तो सादृश्यता का नियम जो है इसको हम आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। कौन से नियम? आत्मीकरण। इसको हम समानता का नियम भी कहते हैं, समानता का नियम। ओके, क्वेश्चन आ सकता है कि आत्मीकरण का जो नियम है वो कौन सा नियम है? गौण है, मुख्य है, या फिर किसने दिया है? या समानता का नियम या सादृश्यीकरण का नियम किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया है। ओके, तो इस नियम की बात करते हैं। इस नियम के अंदर क्या है कि कोई भी नया कार्य करने पर किसी भी पुराने किए गए कार्य का ज्ञान नए ज्ञान में मिला दें, तो इस नियम का आधार जो है वो पूर्ण ज्ञान या फिर पूर्ण अनुभव है। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण जो सूत्र है वो इसी नियम पर आधारित है। कौन सा नियम आपका? कौन सा शिक्षण सूत्र? ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक है, कि कोई भी नया काम कर रहे हैं लेकिन पुराना जो काम है उसको भी हम नए काम में मिला रहे हैं, तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे जो पूर्व अनुभव हैं ये सारे के सारे इसमें ही आते हैं हमारे। ओके, उसके बाद हमारा थर्ड आता है इसमें आंशिक का नियम। आंशिक के नियम में क्या है कि कोई भी एक प्रतिक्रिया संपूर्ण स्थिति के प्रति नहीं होती। ठीक है, ये केवल संपूर्ण स्थिति के कुछ पक्ष या फिर कुछ अंश के प्रति ही होती है। जब भी हम किसी भी स्थिति के एक अंश को दोहराते हैं, ठीक है, इसमें हम सिर्फ एक अंश को दोहरा रहे हैं। अगर हम कोई भी स्थिति है उसके अगर हम एक अंश को दोहराते हैं तो प्रतिक्रिया हो जाती है। और इस नियम में अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया गया है। इसमें कौन से शिक्षण सूत्र का हमने प्रयोग किया है? अंश से पूर्ण की ओर। ठीक है, पाठ योजना को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त करके पढ़ाना भी इसी के अंतर्गत आता है। आंशिक का जो नियम है इसमें यही आता है कि कोई भी पाठ योजना होती है उसको हम छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर ले, देन उसको पढ़ाएं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 4 बहुअनुक्रिया का नियम। तो ये जो नियम है वो प्रयत्न व भूल पर आधारित है। जो बहुअनुक्रिया का नियम है ये किस पर आधारित है? प्रयत्न व भूल पर आधारित है। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि व्यक्ति के सामने जब कोई भी नई समस्या आ जाती है, कोई भी क्या आ जाती है,
कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है नहीं, ठीक है, तो वो उसको सुलझाने के लिए बहुत सारे तरीके की क्या करता है, प्रतिक्रियाएं करता है, और वो तब तक करता रहता है जब तक सही अनुक्रिया की खोज नहीं कर लेता। तो ये आता है आपका बहुप्रतिक्रिया के नियम के अंदर। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद आपका साहचर्यात्मक रूपांतरण का नियम। इस नियम में क्या होता है आपका कि कोई भी अनुक्रिया जिसे करने में व्यक्ति में क्षमता है, ठीक है, एक नए उद्दीपन से भी हो जाती है। यदि एक ही अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में कुछ परिवर्तन के बीच उत्पन्न किया जाता है तो अंत में क्या होता है कि वही अनुक्रिया एक बिल्कुल ही नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो जाती है। और इसे बाद में क्या कहा, इसको बाद में क्लासिकी अनुबंधन कहा गया, जैसे पावलाव का कुत्ता, ठीक है। साहचर्य जो परिवर्तन का नियम है, इसको बाद में क्या कहा, क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, क्लासिकी अनुबंधन भी कहा गया इस नियम को, ठीक है, जो साहचर्य का परिवर्तन का नियम है जो पावलाव ने कुत्ते पर किया था। क्लियर हुए अब आपको इसके नियम। अब हमारा सेकंड आता है आपका, सेकंड आता है इसमें हमारा पावलाव का शास्त्रीय अनुबंधन का नियम या सिद्धांत। तो सेकंड है हमारा पावलाव, ठीक है। जो पावलाव हैं ये कहाँ के निवासी हैं, तो ये रूस के निवासी हैं। सेकंड आता है इसमें पॉइंट पुरस्कार, इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रयोग, इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, कुत्ते पर। उसके बाद शोध, इन्होंने एक शोध किया था किस पर, पाचन क्रिया पर, ठीक है। अब जो पावलाव का सिद्धांत है इसके बहुत सारे नाम हैं, ये आपको नाम याद होने चाहिए। फर्स्ट आता है पावलाव का क्लासिकल कंडीशनर का सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट है। सेकंड आता है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। थर्ड है शास्त्री का सिद्धांत। 4 है प्राचीन सिद्धांत। 5 है संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। 6 आता है आपका शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो ये सारे के सारे इसके नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। नोट करके आप लिखना कि अनुक्रिया के उद्दीपन इजिकल टू अनुबंधन, ठीक है। मतलब कि क्रिया करके प्राणी किसी लक्ष्य या फिर उद्दीपन को प्राप्त करता है, उसे अनुबंधन कहते हैं। कि कोई भी क्रिया करके प्राणी क्या करता है, किसी लक्ष्य तक या किसी उद्दीपन मतलब स्टिमुलस तक पहुंचता है या उसको प्राप्त करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अनुबंधन कहते हैं, ठीक है। अब इसका प्रयोग है कि जो पावलाव है इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो क्या प्रयोग किया था इन्होंने, तो पावलाव ने क्या किया था कि स्वाभाविक उद्दीपन को दर्शाने के लिए कुत्ते पर एक प्रयोग किया, जिसमें एक भूखे कुत्ते को एक ध्वनि नियंत्रित प्रयोगशाला में एक विशेष उपकरण के सहारे खड़ा कर दिया गया। ये देखो यहाँ पे इसको क्या करा, खड़ा कर दिया गया। उसके बाद आता है इसमें, इसलिए उसके बाद आता है कुत्ते के सामने भोजन लाया जाता है। चूंकि कुत्ता भूखा था इसलिए भोजन को देखकर उसके मुंह में लार आ जाती है। यहाँ देखो इसके सामने क्या है, इसके सामने खाने को लाया जाता है और उसको देखकर क्या आता है, कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। उसके बाद आता है इसमें कुछ प्रयासों के बाद भोजन देखने के पहले एक घंटी बजाई जाती है। ये प्रतिक्रिया कुछ दिन तक दोहराई जाती है कि बिना भोजन आए ही घंटी की आवाज़ पर कुत्ते के मुंह में लार निकलनी शुरू हो गई। तो इसमें आगे आता है कि पावलाव के अनुसार कुत्ते ने घंटी की आवाज़ पर लार के स्राव की अनुक्रिया को सीख लिया। उनके अनुसार घंटी की आवाज़ लार के स्राव के बीच एक साहचर्य कायम हुआ, जिससे अनुबंधन की संज्ञा दी गई। मतलब इसमें ये था कि कुत्ते को बांध दिया गया, उसके सामने क्या करा, उसके सामने एक भोजन ला दिया। जैसे ही भोजन लाया तो उसके मुंह में लार आ गई। अब कुछ दिन तक लगातार क्या करा कि पहले घंटी बजाई, उसके बाद भोजन को लाकर एक टेबल पे रख दिया। कुत्ते के मुंह में उसको देखकर लार आ गई। लेकिन कुछ दिन के बाद क्या किया कि घंटी तो बजी लेकिन खाना वहाँ पे नहीं रखा। लेकिन जो कुत्ता है उसके मुंह में फिर भी लार आ गई, क्योंकि उसको पता था कि खाना आने वाला है, बट खाना
नहीं आया। तो यही चीज़ इसमें बोली गई है, पावलोव ने यही चीज़ कही है कि कुत्ते ने घंटे की आवाज़ पर लार का जो श्राव है उससे क्या है, अनुक्रिया करना उसने सीख लिया था कि कुत्ते की घंटी की आवाज़ और लार के बीच क्या है, एक तरह से साहचर्य का जो नियम, साहचर्य जो है वो कायम हो गया, जिसको इन्होंने अनुबंधन कहा। ओके। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए उद्दीपन का होना आवश्यक नहीं है, कि सीखने के लिए जो उद्दीपन है उसका होना आवश्यक नहीं है, जबकि अनुबंधन उद्दीपन के प्रति भी अनुक्रिया होती है। अपने सही अर्थों से अनुबंधित उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया होती है वही क्या है, सीखना है, वही क्या है, अधिगम होता है। और मनोवैज्ञानिक ने इस प्रकार के सीखने को ही अनुबंधित सीखना कहा। क्लियर हुआ आपको ये पावलोव का नियम? अब इसके हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं कि इसकी उपयोगिता, कि जो पावलोव का सिद्धांत है इसकी शैक्षिक में क्या उपयोगिता है। फर्स्ट है, शिक्षक को विषय वस्तु के प्रति अनुबंधन कराना चाहिए। सेकंड आता है, अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है। थर्ड है, अनुशासन में बच्चों को लाया जा सकता है। और फोर्थ आता है आपका, बुरी आदत, भय आदि इससे छुटकारा भी मिल सकता है। जो पावलोव का जो सिद्धांत है इसमें पावलोव ने ये कहा। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट जो सिद्धांत आता है वो आता है आपका स्कीनर का सक्रिय क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो हमारा है स्कीनर का सक्रिय क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है। तो हम स्कीनर के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। तो स्कीनर, सबसे पहले तो स्कीनर के बारे में पता होना चाहिए कि स्कीनर थे कौन, कहाँ के थे ये। ठीक है। तो इसमें आता है कि स्कीनर जो हैं यूएसए के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? यूएसए के निवासी थे। ओके। अब इसमें आता है प्रयोग, कि इन्होंने जो प्रयोग है वो किस पर किया था। तो इन्होंने प्रयोग किया था कबूतर पर और सफ़ेद चूहे पर। कबूतर पर इन्होंने जो प्रयोग किया था वो क्या था 1943 में, और जो चूहे पर प्रयोग किया था वो किया था 1938 में। ओके। अब आगे इसमें आता है प्रतिपादन। तो जो ये प्रयोग है इसका जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? B.F. स्कीनर ने किया था। ओके। अब नोट करके लिखना कि स्कीनर का अधिगम सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि स्कीनर का जो अधिगम सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित कौन से नियम पर आधारित है? तो प्रभाव के नियम पर आधारित है। ओके। आगे इसमें आता है कि जो स्कीनर के सिद्धांत है इसके भी बहुत सारे नाम हैं, तो आपको नाम पता होने चाहिए। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट नाम आता है इनका सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। सेकंड आता है RS का सिद्धांत। आपको ध्यान रखना है कि जो थॉर्नडाइक का है वो SR थ्योरी है। ठीक है। लेकिन जो स्कीनर है वो RS है, इसका अपोजिट है, इसका उल्टा है। ओके। उसके बाद आता है आपका व्यवहारिक सिद्धांत। उसके बाद फोर्थ आता है, ये इम्पोर्टेंट है आपका, नैमित्तावाद का सिद्धांत। 5 आता है कार्यात्मक प्रतिबंधक का सिद्धांत, रिक्त उपागम का सिद्धांत। और 7 है क्रिया प्रसूत, ये भी इम्पोर्टेंट है, का अधिगम का सिद्धांत। तो जो स्कीनर के सिद्धांत के जो नाम हैं ये बहुत सारे नाम हैं, आपको सारे नाम याद होने चाहिए क्योंकि कोई से भी नाम से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है। अब आता है आपका जो B.F. स्कीनर थे उन्होंने किस पर, कबूतर पर एक प्रयोग किया था, वो प्रयोग क्या था? ठीक है। तो हमारा इसमें प्रयोग था, स्कीनर ने एक बॉक्स में एक भूखे कबूतर को बंद कर दिया। इसके बाद इसकी चाबी जो की है में सबसे हल्के रंग का प्रकाश पहुँचाया गया। कि स्कीनर ने इस बॉक्स में एक बॉक्स लिया अपने प्रयोग में, उसमें एक भूखे कबूतर को बंद कर दिया और इसके बाद इसकी चाबी की में सबसे हल्के रंग का प्रकाश पहुँचाया गया। ठीक है। जिससे क्या हुआ, जिससे उसकी चमक से कबूतर उसकी ओर खींचा और उसने इधर उधर चोंच मारनी, एक
चोंच मारी। ठीक है, देखो ये रहा, आपको पिक्चर में दिखाती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कबूतर है। ठीक है, ये भोजन की एक खिड़की है। ठीक है, और ये क्या है, आपकी कुंजी है यहाँ पे। ओके, या यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझोगे आप कि ये कुंजी है एक, यहाँ पे भोजन की एक खिड़की है, यहाँ पे एक प्रकाश वाली लाइट है, यहाँ पे एक रोशनदान बना हुआ है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस है। अब इसमें फिर क्या होता है, आगे देखो कि उसने क्या काम करा, इधर उधर चोंच मारी। एक बार उसकी चोंच प्रकाशित चाबी की के ऊपर लग गई। उसके दबते ही उसे खाने के लिए दाने मिल गए। उस कबूतर पर यह प्रयोग 6 प्रकार की प्रकाश व्यवस्था पर किया गया। ठीक है, उसके बाद स्कीनर ने देखा कि प्रकाश में परिवर्तन करने से कबूतर की अनुक्रिया में थोड़ा परिवर्तन हुआ, परंतु भोजन मिलने से उसकी सही जगह चोंच मारने की जो क्रिया है उसको क्या मिला, पुनर्बलन मिला। ठीक, उसके बाद आता है, एक स्थिति ऐसी आई कि जब भी इस कबूतर को भूखा रखने के बाद इस बॉक्स में बंद कर दिया गया तो वह उस चाबी को दबाकर भोजन प्राप्त करने लगा। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि उसने चाबी दबाकर भोजन प्राप्त करना सीख लिया। ठीक है, यहाँ आपको पिक्चर से यहाँ पता लग रहा होगा कि एक कबूतर है, यहाँ कुंजी है, यहाँ लाइट है। लाइट का प्रकाश तब पड़ता है इधर की साइड, तो इसकी जो चोंच है वो कुंजी पर लगती है, जिससे खिड़की से भोजन आ जाता है। ओके, अब इसमें आता है फिर कि ये जो सिद्धांत है, जो स्कीनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है, यह सिद्धांत पुनर्बलन मतलब रीइंफोर्समेंट पर विशेष बल देता है। कहीं पे भी अगर पूछा जाए कि पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो किस पर बल देता है, वो यह सिद्धांत जो है पुनर्बलन पर बल देता है। कौन सा सिद्धांत? स्कीनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। जब किसी प्राणी को किसी अनुक्रिया से सुख परिणात्मक प्राप्त होता है तो वह उस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है। इस बार बार दोहराने की इच्छा उत्पन्न होने को ही पुनर्बलन कहते हैं। कि कोई हमने क्रिया करी, उससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिला, हम उस चीज़ को बार बार करेंगे और बार बार ही दोहराने की जो इच्छा उत्पन्न होती है उसी को पुनर्बलन कहते हैं। जैसे इसमें क्या हुआ था कि कबूतर को बटन दबाने से भोजन प्राप्त हुआ, तो स्पष्ट है इस चीज़ से कि पुनर्बलन अनुक्रिया का ही परिणाम है, जिससे भविष्य में अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ती है। ठीक है, तो इस सिद्धांत में पुनर्बलन का बड़ा महत्व है, इसलिए इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसको पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, तो स्कीनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, ये आ जाएगा ये आपका, तो आपको पता होना चाहिए। आगे इसमें आता है आपका, पुनर्बलन को मनोवैज्ञानिक ने 2 रूपों में विभाजित किया है। पहला है धनात्मक और सेकंड है आपका ऋणात्मक, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ओके, और दूसरा प्राथमिक पुनर्बलन एवं गौण पुनर्बलन के रूप में। ठीक है, अब इसमें धनात्मक जो पुनर्बलन है वो होता क्या है, तो धनात्मक पुनर्बलन उसे कहते हैं जो किसी उद्दीपन की उपस्थिति से मिलता है, जैसे कि भूखे कबूतर को भोजन का मिलना, ये क्या है, धनात्मक पुनर्बलन। अब आता है आपका ऋणात्मक, तो ऋणात्मक पुनर्बलन उसे कहते हैं जो किसी उद्दीपन की अनुपस्थिति से मिलता है, जैसे किसी शिक्षक की अनुपस्थिति में उस शिक्षक से डरने वाले बालक की अनुक्रिया में वृद्धि होना। तो ऋणात्मक का मतलब यही है कि उपस्थिति ना हो तब भी मिले, अनुपस्थिति में भी उसको क्या है, वो पुनर्बलन मिले। ओके, उसके बाद आता है प्राइमरी रेनफोर्समेंट, प्राथमिक पुनर्बलन। इसमें होता है प्राथमिक पुनर्बलन से तात्पर्य उस पुनर्बलन से होता है जो किसी उद्दीपन से सीधा मिले, जैसे भूख, प्यास, काम आदि से प्राप्त होने वाला पुनर्बलन, कि जो हमें सीधा मिल रहा है उसको हम बोलते हैं प्राथमिक पुनर्बलन। उसके बाद आता है हमारा गौण।
उसके बाद आता है गौण पुनर्बलन। तो गौण पुनर्बलन से तात्पर्य उस पुनर्बलन से होता है जो प्राथमिक पुनर्बलन प्रदान करने वाले उद्दीपन के साथ लगातार उपस्थित होने के कारण प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे है आपका कि भोजन के साथ घंटी की ध्वनि को लगातार सुनने से कुत्ते की अनुक्रिया को पुनर्बलन का मिलना। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत की विशेषता। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत की विशेषताएं। ठीक है। तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट आती है, तो फर्स्ट विशेषता में क्या आता है कि यह सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर बल देता है। इस सिद्धांत के द्वारा सीखना अधिक स्थायी होता है, कि जो सीखना है वो अधिक स्थायी होता है इस सिद्धांत के द्वारा। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है आपका, यह सिद्धांत क्रिया से अधिक क्रिया के परिणाम को महत्व देता है, कि क्रिया से अधिक क्रिया के रिजल्ट जो भी होता है, कोई भी हम क्रिया कर रहे हैं उसको इतना महत्व नहीं देता, जबकि उसका रिजल्ट जो आता है उसको महत्व देता है। आगे आता है, यह सिद्धांत सकारात्मक परिणाम से मिलने वाले पुनर्बलन पर बल देता है, जो सीखने वाले की क्रिया को गति देने में सहायक है। नेक्स्ट आता है इसमें आपका, यह सिद्धांत सीखने की क्रिया में सफलता पर विशेष बल देता है। 5 आता है, यह सिद्धांत सीखने की क्रिया में अभ्यास पर बल देता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है, सक्रिय अनुबंधन के द्वारा मंद बुद्धि के बच्चों को भी सिखाया जा सकता है। तो ये इसकी क्या है, 6 विशेषताएं हैं। अब इसकी कमियां, कि इसकी कमियां क्या हैं, जो ये सिद्धांत है इसकी कमियां भी हैं। तो इसकी कमियां कौन कौन सी होती हैं। ठीक है। जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, यह सिद्धांत पशु पक्षियों पर प्रयोग करके प्रतिपादित किया गया है, इसलिए यह मनुष्य के सीखने की प्रक्रिया की सही व्याख्या नहीं करता। तो ये इसकी कमी है। सेकंड पॉइंट आता है, यह सिद्धांत बुद्धिहीन या मंद बुद्धि वाले प्राणियों पर लागू होता है, बुद्धि, चिंतन तथा विवेक से पूर्ण प्राणियों पर लागू नहीं होता। ये भी इसकी एक कमी है। नेक्स्ट थर्ड आती है इसकी, कि स्किनर ने पुनर्बलन को शक्तिदाता माना है, जबकि मनुष्य के सीखने में उद्देश्य प्राप्ति की लगन शक्तिदाता होती है। ओके। 4 पॉइंट आता है, इस सिद्धांत के अनुसार पुनर्बलन के अभाव में सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है, जबकि मनुष्य की सीखने में लक्ष्य प्राप्ति आवश्यक होती है। यह सिद्धांत अब आता है, इस सिद्धांत के अनुसार सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया है, जबकि मनुष्य के सीखने की क्रिया में बुद्धि, चिंतन, तर्क, विवेक आवश्यक होता है। तो ये सभी क्या है इसकी कमियाँ। नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग आती है आपकी स्किनर। स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयोगिता होती है। यूजफुलनेस ऑफ द ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी इन एजुकेशन। ठीक है। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, यह सिद्धांत सीखने के लिए उद्दीपक मतलब स्टिमुलस के स्थान पर प्रेरणा, मोटिवेशन को आवश्यक मानता है, इसलिए पढ़ने लिखने वाले बालकों को अभिप्रेरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट आता है, यह सिद्धांत सीखने में पुनर्बलन पर बहुत महत्व देता है, इसलिए शिक्षण कार्य में शिक्षक द्वारा शिक्षार्थी को पुनर्बलन देने में इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड आता है आपका कि शिक्षार्थियों की सफलता के लिए उन्हें क्रियाशील रखने हेतु इस सिद्धांत का यूज़ या प्रयोग किया जाता है या ये उपयोगी है। 4 पॉइंट आता है कि सक्रिय अनुबंधन का प्रयोग समस्यात्मक बालकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करने के लिए उपयोग इसको किया जाता है।
तो ये था आपका स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। यहाँ आपकी क्लास होती है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और जो हमारे अधिगम के जो सिद्धांत हैं उनको हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अधिगम के सिद्धांत को कंप्लीट करा देंगे, ठीक है, जिसमें हमारे बहुत सारे हैं। बंडूरा का सिद्धांत, लेविन का क्षेत्रीय का सिद्धांत, आपका कोहलर का सूज का सिद्धांत जो इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।